नमस्कार, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था नमस्कार। और आज मेरा साथ छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है। बघेल जी, धन्यवाद, आपका कीमती समय आपसे हमें मिला न्यूज क्लिक के दर्शकों के लिए। छत्तीसगढ़ में जैसे कोविड का जो महामारी का जो असर इतना नहीं पड़ा बाकी राज्यों का, अगर दूसरे राज्य से अगर आप तुलना करेंगे, हमारे पास जो सूचना है लगभग 30 केस है और इसमें आपने 10 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया, मगर 12 अप्रैल अचानक 13 न्यू केस 18 घंटा में छत्तीसगढ़ में आया। ये सूचना शायद आपके पास हमसे अच्छा और अपडेटेड इंफॉर्मेशन है आपके पास, मगर आपका पूरा राज्य में लगभग हर रोज 100 के आसपास लोगों को आप टेस्टिंग कर रहे हैं, मगर आपको करना चाहिए 3000, कम से कम 3000, 5000 हर रोज लोगों को टेस्टिंग करने का जरूरत है। टेस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है? आपके पास किट है या नहीं है? हमारे यहाँ कोरोना के केस कम पाए गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आपको पता ही है कि ये जो कोरोना वायरस है वो चीन के से चलते हुए यूरोप और अरेबियन कंट्री होते हुए, अमेरिका होते हुए हिंदुस्तान पहुंचा है। इसका अर्थ सीधा सा है कि ये बीमारी, ये वायरस हमारे हिंदुस्तान का नहीं है, विदेश से आया हुआ है और विदेश जितने भी लोग यात्रा किए हैं उन्हीं के माध्यम से ये पहुंचा है। तो हमारे यहाँ जितने भी विदेश यात्रा करके गए थे और छत्तीसगढ़ में लगभग 1 मार्च से जितने यात्रा किए थे उसके हम लोगों ने डिटेल निकाला, वो 2100 के करीब थे। सबको हमने आइडेंटिफाई किया और सबको क्वारंटाइन कर दिया। जिसमें पहला लक्षण पाया गया वो है 15 तारीख को हमने उसका टेस्ट किया और 18 तारीख रिपोर्ट आई और उसके बाद पूरे प्रदेश में हमने 144 धारा लगा दी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया, कड़ाई से पालन किया, क्योंकि बचाव से ही हमारी सुरक्षा हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों ने उसमें ज्यादा जोर दिया और जितने भी थे उसको होम आइसोलेशन में, क्वारंटाइन में रखा। गवर्नमेंट के भी हमने व्यवस्था की और निजी तौर पे और घर में भी सबकी सूचना दे दी आस पड़ोस में। इस कारण से हमारे यहाँ फैलाव नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी बात, जो टेस्टिंग की बात करें, अच्छा, टेस्टिंग की बात जो आप कर रहे हैं, मुख्य बात जो आप कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा कि भारत सरकार ने निर्णय लिया था कि टेस्टिंग किट और पीपीई ये भारत सरकार उपलब्ध कराएगी। बीच में जैसे कमी पड़ी तो उसके बाद हमने भारत सरकार से बात की और उन्होंने स्पेशल प्लान करके उसको हमारे पास भेजा। लेकिन भारत सरकार की ही गाइडलाइन था, जिसमें लक्षण दिखाई दे उसी की जांच करना है। जिसको बुखार आ रहे हो, जिसको खांसी हो रही है, जिसको सर्दी है, जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये जब पूरे लक्षण दिखाई दे तब जांच करना है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, शुरुआत में इसे रोक लिया था और सबको होम क्वारंटाइन में रखा था और इसके कारण से जिसके लक्षण नहीं थे उनकी भी जांच हम लोग कराए। जो शुरुआत में जो 5 मिले उसमें से एक तो अरेबियन कंट्री से आए थे और 4 जो है वो यूके से मिले। तो हमने जो यूके से जो आए उसको सबसे पहले सबका हमने टेस्ट करा दिया, हमारे पास उसमें किट उपलब्ध थे। तो उसमें से जिनके कोई लक्षण नहीं पाए गए थे उनमें उनको भी कोरोना पॉजिटिव मिला और ये बात हमने भारत सरकार को सूचना दी। जो 2 महीने पहले आए हैं, आप 14 दिन कहते हैं, 2 महीने पहले आए हैं और उसको कोई लक्षण नहीं, उसके बाद भी उसको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उसके बाद ये 28 दिन बढ़ाया गया। लेकिन किट भारत सरकार उपलब्ध करा रही थी और उसी के गाइडलाइन के आधार पर हम लोग कर रहे थे। लेकिन हम लोगों ने डिमांड की कि इससे किट और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए, जांच अधिक किया जाना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा बार बार जो किट की खरीदी के जो नियम है उसमें बार बार बदलाव किए जा रहे थे। राज्य सरकार उस नियमों के हिसाब से टेंडर नहीं कर पा रही थी। अब जाके टेंडर वगैरह हुआ है तो हम राज्य सरकार से हम लोग खुद भी खरीदना शुरू किए। बहुत सारे दानदाता हैं, उन्होंने भी दान दिया है और हम लोग भी खरीद रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मतलब सैंपल हम ज्यादा से ज्यादा ले सकें। भूपेश जी, जो आपके राज्य में लगभग 34% जो आपका जनसंख्या है वो आदिवासी लोग हैं। बहुत लोग हैं जो गरीब हैं।
जो अनपढ़ है, उनके लिए ये सोशल डिस्टेंसिंग शब्द या दो शब्द, इसका मतलब क्या है? आप एक दूसरे से दूर रहेंगे 1 मीटर, और ये प्रशासन कैसे इसको लागू करेंगे, कैसे एनफोर्स करेंगे कि आप एक दूसरे से दूर रहिए, आपका पड़ोसी से दूर रहिए, आप जब खेती में काम कर रहे हैं, जो फसल काट रहे हैं, एक दूसरे से दूर रहिए। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग जो आम लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के आम लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, ये क्या मतलब है? मैं तो इसको सोशल डिस्टेंसिंग के बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग पे ज्यादा जोर मैंने दिया। सोशल डिस्टेंसिंग में फिर एक गलत भावना लोगों के मन में बढ़ेगी कि ये अलग समाज का है, ये मजदूर वर्ग का है, कि ये सफाई कर्मचारी है, इस प्रकार से बातें आएगी और उसके सोशल डिस्टेंसिंग में दूसरे प्रकार की भावना न पनपे, इसलिए हमने इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग का नाम दिया। चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे अपने समाज के हों, चाहे किसी वर्ग के लोग हों, फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है। दूसरा जो आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि जो आदिवासी हमारे यहाँ 32% रहते हैं छत्तीसगढ़ में, वो लोग किस प्रकार से पालन कर रहे हैं, तो मैं आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि शहर के लोगों पे मुझे बल प्रयोग करना पड़ा। हालांकि उतना बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में सभी लोग शांतिपूर्वक, हम लोग जो भी आग्रह किए, निर्देश दिए, सबका पालन हुआ। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग प्रचार प्रसार किए, लोगों तक ये बात पहुंची और इतना जबरदस्त लॉकडाउन किए हैं वो लोग अपने गांव में, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा। गांव में जितने भी रास्ते हैं, सब में उन्होंने बैनर टांग दिया कि हमारे गांव में कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। दूसरी बात है, एक रास्ते में खंभा गड्ढा करके खंभे गाड़ दिए, या कटीले जो झाड़ी है उसको गिरा के रख दिए, कोई आदमी आ जा नहीं रहा है। आपको बस्तर के इलाके के बारे में जानकारी है, और आप ये भी जानते हैं कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र इस सीमा से लगते हैं। तो यहाँ अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिर्च के फसल हो रहे, तोड़ने के लिए गए थे, वहां मजदूरी करने गए थे। जब ये हम लोग लॉकडाउन किए, उसके बाद जब वो लोग मिर्च तोड़ के गांव अपने वापस आए, तो गांव के लोगों ने उसे राशन पानी की व्यवस्था, गांव के बाहर जो स्कूल है उसमें उन्होंने कर दिया, लेकिन गांव के भीतर नहीं घुसने दी, और अभी तक ये व्यवस्था है। तो लॉकडाउन यदि हिंदुस्तान में सही मायने में कहीं लागू हो रहा है, तो गांव में हो रहा है, और हमारे बस्तर में और आदिवासियों के बीच में तो और जबरदस्त। ये जो संकट चल रहा है, ये सिर्फ स्वास्थ्य के एक संकट नहीं है, ये पूरा अर्थव्यवस्था में एक संकट चल रहा है लॉकडाउन के बाद। आपने अभी प्रवासी मजदूरों के बारे में कहा, जो जहां पे इस समय रबी फसल का कटाव लोग काट रहे हैं। आप मुख्यमंत्री दिसंबर 2018 होने के बाद आप किसान लोग को कर्ज माफी कर दिया। आप जो धान जो उत्पादन करते हैं, पैडी, उसका 50% आप उनका न्यूनतम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया। आप जल्दी किसान लोगों का खाता में पैसा आ गया। अब जो तेंदुपत्ता कलेक्शन कर रहे तो उनको भी आपने, मगर ये जो आर्थिक संकट का जो दौर चल रहा है इस वक्त, क्या असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर? आप देखिए, अभी 1 महीना होने वाले हैं, पूरा एक लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद है, कोई भी सिर्फ आवश्यक जो सर्विसेज है, सेवा है, यही चल रहा है। तो अर्थव्यवस्था के ऊपर तो बहुत ही खराब असर पड़ा, आपका राज्य में, हर राज्य में, पूरा देश में, विश्व में। तो इस विषय के ऊपर आपने क्या कहा प्रधानमंत्री को? कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा जो बुरा असर पड़ा है वो अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। ट्रांसपोर्टिंग बंद है, खदानें बंद हैं, उद्योग बंद हैं, व्यापार बंद है। तो इसमें अर्थव्यवस्था में जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। किसी भी सेक्टर में आप देख लें, सब में बुरा असर पड़ा है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, अभी आरबीआई गवर्नर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें बताया कि छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत बढ़िया काम हुआ है। वो उसके कारण आपने बता भी दिया। अभी हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, वहाँ महुआ और इमली इकट्ठा कर रहे हैं,
तो उसके लिए भी समर्थन मूल्य में खरीदी करने की व्यवस्था हमने स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया, क्योंकि बाजार तो बंद है, हाट बाजार भी बंद है, व्यापारिक प्रतिष्ठानें बंद हैं। तो इसलिए हमने कहा कि स्व सहायता समूह के माध्यम से गांव-गांव में इसकी खरीदी की जाए, ताकि हमारे जो संग्राहक है आदिवासी अंचल में, अनुसूचित क्षेत्र में, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। लेकिन मुख्य बात ये आ जाती है कि जो अर्थव्यवस्था है उसे फिर से कैसे शुरू करना है, एक बड़ी चुनौती है। और इसको प्रधानमंत्री से भी हमने उस दिन आग्रह किया है कि जो राज्यों को जो नुकसान हो रहा है उसके बारे में आपको सोचना होगा कि कैसे राज्य सरकार फिर से अर्थव्यवस्था संभाले, यहाँ के उद्योग किस प्रकार से संचालित हो सके, व्यापार किस प्रकार से संचालित हो सके। और खासकर जो रेल मार्ग है, अब तो गुड्स ट्रांसपोर्टिंग तो हो सकता है, लेकिन यदि यात्री और हवाई यात्रा यदि शुरू करेंगे, सड़क मार्ग यदि खोलेंगे अंतर्राज्यीय, तो फिर ये कोरोना वायरस के फैलने की फिर से संभावना बन जाएगी। और उसके बाद अब क्योंकि ये एक राज्य इसको संचालित नहीं कर सकता है, इसको तो मान लो मेरे यहाँ स्टील का प्रोडक्शन होता है, सीमेंट का प्रोडक्शन होता है, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन होता है, बहुत सारे और चीजें हमारे छत्तीसगढ़ में बनती है, लेकिन सभी का खपत तो छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। इसका जो हम लोग उत्पादन करते हैं वो दूसरे राज्य जाएंगे। अब दूसरे राज्य में कोरोना के कारण से लॉकडाउन है, तो फिर उत्पादन हम कर भी दें तो फिर खरीदेगा कौन? ये सबसे बड़ा हमारे पास सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो केवल भारत सरकार ही दे सकता है। आज भारतवर्ष में सबसे बड़ा संकट है रोजगार की, और जो निजी ऐसे संस्थाएं CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, कहा कि भारतवर्ष का इतिहास में बेरोजगारी का स्तर जिस स्तर में आज है कभी नहीं पहुंचा। तो आज ये रोजगार और बेरोजगारी बहुत बड़ा एक समस्या हो गया, और ये पहले भी था, आज बढ़ गया। तो आपने चुनाव जीतने के बाद पुराने जो सिस्टम था, जो शिक्षा कर्मी का सिस्टम था, वो आप बंद कर दिया, और आपने घोषणा किया कि 15,000 शिक्षक को आपने रोजगार देंगे। अभी तक कितने लोग को मिला रोजगार? देखिए, हमारे यहाँ करीब 1,85,000 शिक्षा कर्मी थे, सबके हमने नियमितीकरण कर दिया है, और नए जो हैं उसकी भर्ती की प्रक्रिया अब लगभग पूर्णता की ओर है, और इसमें हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन सवाल इस बात का भी राहुल गांधी जी ने इस बात को बहुत जोर शोर से उठाया था कि ये कोरोना के कारण से अर्थव्यवस्था लगातार खराब होती जा रही है, लोगों के रोजगार छीने जा रहे हैं, इस ओर भारत सरकार को ध्यान देना होगा। ये चेतावनी आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा था, और आज वही बात सबके मन में है कि ये जो पहिया थमा है वो कैसे फिर से शुरू होगा और लोगों को फिर से कैसे रोजगार में लगाया जाएगा, ये सबसे आज हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। जब छत्तीसगढ़ का नाम भारतवर्ष के अलग अलग जगह में लोग सुनते हैं, जब बस्तर का नाम लोग सुनते हैं, बस्तर का लंबा इतिहास है और एक आश्चर्य इतिहास है, मैं लोग समझते हैं बस्तर के मतलब नक्सलवादी, माओवादी। तो देखिए, अप्रैल 2019 में पिछले साल में 5 लोगों को हत्या किया गया है। उसमें भीमा मंडावी जी भी थे, वो विरोधी दल का विधायक थे। फिर 21 मार्च इसी साल, कुछ दिन पहले, लॉकडाउन के 3 दिन पहले, 17 लोगों को एक पुलिस पेट्रोल को सुकमा में हत्या किया गया। अब लोग कह रहे हैं ये जो माओवादी है, नक्सली है, ये कोरोना के लिए, ये लॉकडाउन के लिए दोबारा उनका संगठन एक साथ एक दूसरे के साथ आ रहे, रीग्रुपिंग हो रहे, रीस्ट्रेंथनिंग हो रहे। इन लोगों के ऊपर आपका क्या बोलते हैं? आपका जो इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कह रहे हैं? जहां तक के नक्सली मामले की बात है, हमने एक नया रास्ता चुना। हम लोगों ने कहा कि हम वहां के लोगों से बात करेंगे, जो आदिवासी हैं, जो परंपरागत रूप से निवासी हैं, जो वहाँ नौकरी पेशा में हैं, जो वहाँ व्यापार करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, वहाँ जो जवान पदस्थ हैं, उन सबसे हम चर्चा करेंगे, और हमने किया भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ के लोगों को, आदिवासियों को हमने अधिकार संपन्न बनाया। जहाँ किसानों की ऋण माफी की, जहाँ 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदी किया, वहीं 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदू पत्ता खरीदा,
वही समर्थन मूल्य में लघु वन उपज है उसकी खरीदी की, और फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उन लोगों को जमीन का पट्टा देने का काम हमने शुरू किया। एक विश्वास बढ़ा, लोहांडीगुड़ा की जमीन हमने वापस की, जो टाटा की जो जमीन थी 1700 हेक्टेयर जमीन थी, उसको हमने वापस कर दी और पूरे देश में, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हुई। एक विश्वास जीतने का काम हम लोगों ने किया है और इसके कारण से नक्सली घटना में कमी आई है। पिछले समय ये बात सही है कि ये 17 जवान हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन उतने ही संख्या में नक्सली भी वहां मारे गए। और दूसरी बात यह है, आज की तारीख में जो इंटेलिजेंस की आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो स्थिति ये है कि हमने अभी अपने प्रदेश में 56 लाख परिवार को 2 महीने का चावल, जो हम हर महीने हर प्रति परिवार 35 किलो चावल देते हैं, उसको 70 किलो चावल 2 महीने के एक साथ हमने दिया। और जहां वो हैवी नक्सली अफेक्टेड एरिया है, वहां हमने उसे पूरे बरसात का भी चावल देने का फैसला किया है, वहां पहुंचा रहे हैं और 2 महीने का तो दे दिया। अभी जो सूचना आ रही है, नक्सली उनसे जबरदस्ती दबाव डाल रहे हैं कि आप 1 महीने का राशन हमको दे दो, और जो आदिवासी हैं वो देना नहीं चाहते। जब हमको छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया तो हम क्यों दें? और इस मामले में नक्सली ये दबाव बना रहे हैं, धमका रहे हैं कि हमको 1 महीने का जो राशन है वो दे दो। आखिर उनके सामने भी ये कोरोना संकट के कारण से उसके सामने भी ये स्थिति निर्मित हो गई है, और ग्रामीण अब उनको सहयोग देना कम कर दिए हैं। बंद तो नहीं किए हैं, क्योंकि बंदूक की नोक में कोई भी डरता है, तो इसलिए सहयोग करना बंद तो नहीं किए हैं, लेकिन कम जरूर हो गया है। लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है। लोग कहते हैं कि ये 2013 में जब एक साथ 31 जो कांग्रेस अधिकारी आपका पूरा राज्य से खत्म हो गए थे, विद्याचरण शुक्ला जी, महेंद्र कर्मा जी, नंद कुमार पटेल और उनके साथ 28 और लोग, उसके बाद आपने कांग्रेस का जो संगठन है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कमजोर हो गए थे रमन सिंह का राज के समय, आपने इसको नया करके नया बनाया। तो आज उस समय, जिस समय आप चुनाव का पहले आपने कहा था कि ये आप किसी को आप डरते नहीं है, आपने एक बार ट्वीट किया, नो मैटर हाउ बिग समवन इज, इवन इफ इट इज अडानी, रूल्स वुड नो लॉन्गर बी बेंट। ये आप ही का ट्वीट है। फिर कुछ दिन पहले आयकर विभाग ने छप्पा लगाया आपका दफ्तर में, जो बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर, और आपने कहा ये एक तरह से राजनीतिक बदला, पॉलिटिकल वेंडेटा, क्योंकि आप लोग जांच कर रहे हैं क्या हुआ था पहले। तो इस विषय के ऊपर थोड़ा विस्तार से आप कहिए। मेरा 1-2 और सवाल है इस विषय के ऊपर। जहां तक के अडानी के मामले हो, चाहे कोई भी मामला हो, कोई भी उद्योगपति है, सबका स्वागत है, लेकिन नियम के विपरीत जाके उसे कोई मदद नहीं की जाएगी। अभी जिस प्रकार से जो दंतेवाड़ा में जो आयरन ओर के माइंस है, वो जो एनसीएल के बात आप एमडीसी और एनएमडीसी दोनों के ज्वाइंट वेंचर से जो हुआ था, एमडीओ मिला था, उसमें वहां के ग्रामीणों ने मांग की, जो ग्राम सभा हुई थी वो गलत हुई, और उस समय हम लोगों ने उनके तीनों मांग है उसको स्वीकृत किया था कि वहां कोई गतिविधि नहीं होगी, वहां वनों की कटाई नहीं होगी, और तीसरा है ग्राम सभा के फिर से जांच की जाएगी, और ग्राम सभा के जो कलेक्टर का जो रिपोर्ट है वो उसमें ये है कि ग्राम सभा हुई नहीं थी, वो फर्जी ग्राम सभा थी। और उस आधार पर हमने जो एनएमडीसी है उसको नोटिस दिया, क्योंकि वो खदान उसी के अलाट हुआ था, इस कारण से उसको नोटिस दे दिया गया था, क्योंकि एमडीओ उसको हुआ है, अडानी को हुआ था। अडानी वो चुनाव, आपका विधानसभा चुनाव का थोड़ी कुछ दिन पहले, आपका दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनाव हुई थी, उससे कुछ दिन पहले अडानी एंटरप्राइजेस को वहां का एमडीओ, माइंस डेवलपमेंट ऑपरेटर बना दिया। सवाल ये है जो फर्जी, सुनिए ना, हाँ बताइए। हाँ, तो उसके नोटिस दे दिया गया है, और उसे उन्होंने 1 महीने का समय मांगा था, और उसमें हमने 1 महीने का समय दिया था। अभी चूंकि अभी लॉकडाउन है, तो फिर से उन्होंने ये लॉकडाउन के लिए समय मांगा है, क्योंकि ये नेचुरल जस्टिस है कि जब लॉकडाउन है तो उस समय जवाब कैसे कोई देगा, तो इसलिए हमने ये समय दिया हुआ है।
लेकिन उसको जवाब देना होगा एनएमडीसी को, और न केवल ग्राम सभा का और वन विभाग की तरफ से 2 नोटिस सरकार की ओर से गए हैं। तो मगर तो बताने का मतलब ये है कि यहाँ कानून का राज चलेगा, चाहे वो आदमी कितना बड़ा क्यों न हो। जो फर्जी ये जो ग्राम सभा का जो अनुमति दिया उसके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई करेंगे, आपका जांच अभी भी चल रहा है, यही तो बात है। जो ग्राम सभा की जो रिपोर्ट है वो गलत पाया गया, इस आधार पर उसको नोटिस दिया गया है कि क्यों न निरस्त किया जाए। आपका जो ये जो छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी है, इसका 2 केसेस हमारे पास है। एक है गाड़ी 3 जो रायगढ़ जिला में है, वहां पे भी एमडीओ है ये जो आपका अडानी ग्रुप के साथ, और उस समय आपने उनका विरोध किया था और आपने कहा था ये एमडीओ में जो भी लिखित रूप है ये सबके सार्वजनिक पब्लिक बना दीजिए। तो फिर उस समय सूचना का जो अधिकारी है वहां, जो सूचना का अधिकार का जो कानून का इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उन्होंने बोला वो इसको पब्लिक बना दीजिए। तो मगर आज छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी आपका उच्च हाईकोर्ट जाके, उच्च अदालत जाके स्टे ले लिया अप्रैल, कुछ दिन पहले, ज्यादा दिन नहीं, 1 साल हो गया, 1 साल पहले। तो आपने ये बोला कि ये सबके सामने ले आइए, और आप ही का सरकार का कंपनी अभी हाईकोर्ट जाते हैं, बोलते हैं इसके सूचना का जो भी है एमडीओ का एग्रीमेंट है सबके सामने मत लाइए। एमडीओ की शर्त तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि सीएसपीडीसीएल एक स्वशासी संस्था है, उसके चेयरमैन होते हैं और उसके अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसके आधार पर वो गवर्न होते हैं, और उस आधार पे यदि वो गए होंगे तो मैं जानकारी ले लूंगा। लेकिन मुख्य बात जो आपने कहा कि छत्तीसगढ़ को जो कोल ब्लॉक अलाट हुआ था, तो मेरी जो जानकारी है न्यूनतम दर पे ही उसको एमडीओ दिया गया था। और जो दूसरी जो आप कह रहे हैं वहां का ये है गाड़ी तीन गाड़ी फिल्म 3। हाँ, तो उसमें यदि कोई जानकारी होगी तो हम देना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यदि कोई जानकारी, यदि कोई नियम शर्तों में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें कोई शर्त ना हो, कंडीशन ना हो, तो देना चाहिए। लेकिन उसकी कंडीशन क्या हो मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे समय का नहीं है ये। नहीं, जो छत्तीसगढ़ का जो पावर जनरेशन कंपनी है वो हाईकोर्ट में चला गया, बोला हम ये नहीं देंगे, लोगों को नहीं दिखाएंगे कि ये क्या एग्रीमेंट है। और आपने जब चुनाव का पहले आपने कहा था हाँ सबको आप दिखाइए, सबको बताइए किस तरह से आपने मुझे जानकारी दे रहे हैं, सुनिए तो मुझे ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि ये एग्रीमेंट है, ये खदान है, वो सीएसपीडीसीएल को ही अलाट हुआ है और उसके लिए जिम्मेदार सीएसपीडीसीएल ही है। तो उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ होगा उसकी जानकारी तो मुझे है नहीं। अब इतना डिटेल में मैं चर्चा भी नहीं कर सकता। ठीक है। कि उस समय तत्कालीन सरकार ने या उस समय जो चेयरमैन थे उनके साथ जब एग्रीमेंट हुआ तो उसमें कौन कौन शर्तें थी, ये तो उसको देखने के बाद ही पता चलेगा। और जो चीज मेरी जानकारी में नहीं है तो उसके बारे में बोल भी नहीं सकता। चीज और है, ये एक और ऐसा केस है हसदेव और आंध इलाका में, ये गिद्धमुड़ी पाटुड़िया, ये भी वही एक ही कंपनी, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी है। इसका भी 2 कोयला का ब्लॉक है। यहाँ पे भी तो लोकसभा चुनाव का पहले एक एमडीओ वो जो माइन डेवलपमेंट ऑपरेटर एग्रीमेंट अडानी ग्रुप के साथ, ये भी आप लोग ने दस्तखत किया, मगर इसका एग्रीमेंट भी सबके सामने नहीं है। और लोग कहते हैं कि आपके ऊपर दबाव आ रहे हैं, आप ये सबके सामने मत ले आइए जो भी एग्रीमेंट है। इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं कि आपके ऊपर दबाव आ रहे हैं कि ये बड़े बड़े जो पूंजीपति है, जिनका खिलाफ राहुल गांधी जी ने कहा कि ये अडानी अंबानी का सरकार है और आज इनका बड़े बड़े कारोबार चल रहे हैं आपका राज्य में, तो आप क्या समझते हैं कि इनको भी एकदम पारदर्शिता से सब कुछ करना चाहिए और ये गिद्धमुड़ी पाटुड़िया का भी जो भी है एमडीओ एग्रीमेंट, ये भी सबके सामने आना चाहिए, सबके सामने आना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैंने पहले बताया कि ये जो खदान है अलॉटमेंट हुआ है राज्य सरकार को नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड को हुआ है और उसके साथ एग्रीमेंट हुआ है। तो वो मैं खुद इसके पक्षधर हूँ कि ये सारी चीज पारदर्शी होना चाहिए। लेकिन ये प्रक्रिया है पिछले सरकार के समय से चलती आ रही है।
और अभी वर्तमान स्थिति में आपको मैं बता देना चाहूँ कि इसमें किसी प्रकार के कोई गतिविधि संचालित नहीं है। अच्छा जी। तो ये जो कुछ होगा वो नियम के हिसाब से ही होगा। तो अडानी ग्रुप का बहुत बड़े बड़े ठेका है यहाँ पे आपके राज्य में, महाजनको के साथ रायगढ़ में अडानी एंटरप्राइज की भी वो भी आप चाहते हैं एकदम पारदर्शिता से सब कुछ होना चाहिए, राइट? बिल्कुल होना चाहिए। हमारे पास अब यह है कि जन सुनवाई कि जो कानून विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो हमारे अधीन है, क्योंकि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के को अलॉट हुआ और उन्होंने एमबीओ तय किया, तो शर्तें तो उनकी होगी, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता। लेकिन यहाँ जो प्रक्रिया है हमारे राज्य में, चूंकि वो खदान है और उसके अधीन जो जो प्रक्रिया होगी उसमें पूरी पारदर्शिता होगी और पूरी पारदर्शिता के साथ ही कार्रवाई होगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। अच्छा, वहां पे भी लोग जैसे जो हसदेव अरण्या का बचाव समिति है वो भी बहुत सारे आपसे मांग रखा कि ये जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो वन अधिकार के जो कानून है, ये पालन करना चाहिए ठीक तरह से। आप उनके बात तो सुनेंगे? आप सुन रहे हैं उनके बात? क्यों नहीं सुनेंगे? अच्छा, क्यों नहीं सुनेंगे? सवाल इस बात का है कि उसमें अब देखना होगा कि कोल बेरिंग एक्ट वो इफेक्टिव होगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट ये इफेक्टिव होगा, क्योंकि दोनों एक्ट एक दूसरे के विरोधाभासी है और इसको कौन परिभाषित करेगा ये महत्वपूर्ण है। अच्छा जी। और ये जो लेमूर का जो हाथी का जो रिजर्व एरिया है उसका कोई नोटिफिकेशन का बातचीत हो रहा है? अभी कुछ आगे बढ़ा सर? देखिए, उस समय तो इन लोगों ने केवल 400 हेक्टेयर का ही उन्होंने माना था। हमारी सरकार ने 1950 वर्ग किलोमीटर लेमरू एलिफेंट के लिए हमने रिजर्व किया है। तो इतने बड़े तो आज तक कहीं दुनिया में नहीं है जितना बड़ा हमने कर दिया है। तो आखिरी सवाल मेरा जी, आपको मालूम है आपका पड़ोसी राज्य में क्या हो गया? आपका कमलनाथ का सरकार गिर गया और आपका सरकार तो स्थायी है, मगर आज पूरा कांग्रेस में, अगर आप कांग्रेस का स्थिति आप देखेंगे पूरा भारतवर्ष में इतना कमजोर है। ठीक है, आपका राज्य में कोई खतरा नहीं है, नो, आपका अंदर लोग कहते हैं कांग्रेसमैन बिगेस्ट एनिमी है, कि अपना शत्रु अपना पार्टी के अंदर ही है। ये बात और कुछ है। आज हमारे देश में जो विरोधी दल है जैसे कांग्रेस पार्टी है, इतना कमजोर हो गए। विधानसभा चुनाव में एक तरह से लोग वोट देते हैं, लोकसभा चुनाव में और किसी तरह लोग वोट देते हैं। तो ये महामारी के बाद ये आर्थिक संकट जो चल रहे हैं, इसका क्या असर पड़ेगा पूरा देश का राजनीति के ऊपर? क्या लग रहा है, ये नरेंद्र मोदी का सरकार का ताकत और बढ़ जाएगा, कांग्रेस और कमजोर हो जाएगा, पूरा नेशनल पॉलिटिक्स, ऑल इंडिया पॉलिटिक्स? कोरोना का जो प्रभाव है वो अर्थव्यवस्था भी पड़ रहा है और अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीति में भी और समाज में भी इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में भी इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ेगा, आर्थिक क्षेत्र में तो दिख ही रहा है। अब इसका ये किस करवट लेगा, क्या स्वरूप होगा, इसके बारे में अभी पूर्वानुमान करना कठिन है, लेकिन इसका प्रभाव पड़े बिना रह नहीं सकता। न केवल हिंदुस्तान के राजनीति बल्कि दुनिया के राजनीति में इसका जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। धन्यवाद भूपेश बघेल जी, आपने समय दिया, आपने सारे सवाल का जवाब दिया। आप एक बार भी हमें नहीं कहा कि ये सवाल मत उठाओ, ये सवाल मत पूछो, और आप विस्तार से जवाब दिया। मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ, और न्यूज क्लिक का जितने सारे दर्शक है उनके तरफ से मैं आपको नमस्कार बोलता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, और आप नमस्कार देखते रहिए न्यूज क्लिक। धन्यवाद।